अगर आप समझते हैं कि एनिमेशन सिर्फ बच्चों के लिए होती है, तो यह वीडियो आपकी सोच बढ़ाल देगा। 90s के दौर में कुछ ऐसी एनिमेटेड फिल्म्स बनी जो इतनी डार्क, वायलेंट और कंट्रोवर्शियल थीं कि उन्होंने पेरेंट्स को शॉक कर दिया। क्यूट कैरेक्टर्स के पीछे छुपी हुई डिस्टर्बिंग कहानियाँ, सटायर और ब्रूटल रियलिटी ने इन फिल्म्स को अनफॉरगेटेबल बना दिया। आज हम उन्हीं फिल्म्स का जिक्र करेंगे जिन्होंने बाउंड्रीज को तोड़ दिया। नंबर 1, फेलिदे। पहली नज़र में फेलिदे एक सिंपल जर्मन एनिमेटेड फिल्म लगती थी जो बिलियन के बारे में है, लेकिन जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। आकिफ पिरिंची के क्राइम नॉवेल पर मबनी ये कोई बेड टाइम स्टोरी नहीं थी, बल्कि एक डार्क नियो नोयर मिस्ट्री थी जो खून और फलसफे से भरी हुई थी। कहानी फ्रांसिस नाम के एक घरेलू बिल्ली के गिर्द घूमती है जो नए इलाके में शिफ्ट होता है, लेकिन जल्दी ही उसे पता चलता है कि वहां बिलियन के खौफनाक कत्ल का सिलसिला चल रहा है। हर क्राइम सीन नए राज खोलता है। जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स, कल्ट जैसी गैदरिंग्स और इंसानी मुदखलात के खतरनाक पहलू। जो चीज़ ऑडियंस को सबसे ज़्यादा हिला गई वो इसकी ग्राफिक इमेजरी थी। साइंटिफिक लैबोरेटरीज में जानवरों पर किए गए एक्सपेरिमेंट्स को बहुत ही डिस्टर्बिंग डिटेल के साथ दिखाया गया। क्रिटिक्स की राय मुख्तलिफ थी। कुछ ने इसे एडल्ट एनिमेशन का एक डेयरिंग काम कहा, जबकि दूसरों ने इसे एक्सप्लॉयटेटिव और किसी भी ऑडियंस के लिए नामुनासिब करार दिया। जर्मनी में इसे कल्ट फॉलोइंग मिली, लेकिन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में इसे रिलीज़ करने की कोशिशें फेल हो गईं। आज ये अपनी कामयाबी से ज़्यादा अपनी जुर्अत के लिए याद की जाती है। ये याद दिलाती है कि एनिमेशन हमेशा बच्चों के लिए नहीं होती। आखिर में फ्रांसिस का खून रेजी के बाद डोर चलते हुए दिखना किसी जीत जैसा नहीं लगता, बल्कि इंसानी जुल्म का एक खौफनाक आईना महसूस होता है। नंबर 2, द थीफ एंड द कॉबलर, 1993। रिचर्ड विलियम्स की द थीफ एंड द कॉबलर 1960s में एक पैशन प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू हुई थी, जिसका मकसद डिज्नी की अलादीन से भी आगे निकालना था। विलियम्स परफेक्शन चाहता था, इतना डिटेल्ड कि वो ऑब्सेशन की हद तक पहुंच जाए, लेकिन डेकेड्स तक डिलेज, स्टूडियो इंटरफेरेंस और पैसों की कमी ने इस ख्वाब को नाइटमेयर बना दिया। जब ये फिल्म 90s के शुरू में मुश्किल से थिएटर्स तक पहुंची, तो जो वर्जन रिलीज हुआ वो बिल्कुल म्यूटिलेटेड था। डायलॉग ऐड किया गया ताकि विलियम्स के नियर साइलेंट स्टोरी टेलिंग के विजन को बदल दिया जाए। और सबसे बुरी बात यह कि क्रिटिक्स ने स्टूडियोज पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने फिल्म को काट पीट कर एक सस्ती अलादीन क्लोन बना दिया। असल कंट्रोवर्सी प्रोडक्शन के दौरान विलियम्स के साथ हुए सुलूक से पैदा हुई। सालों की मेहनत के बाद उससे क्रिएटिव कंट्रोल छीन लिया गया और उसका मास्टरपीस टुकड़ों में तोड़ दिया गया। कुछ लोगों ने जो अर्ली वर्क प्रिंट्स देखे थे, उनका कहना था कि ये शायद तारीख की सबसे बेहतरीन एनिमेटेड फिल्म बन सकती थी। आज ये फिल्म एक कॉशनरी ताले भी है और एक हॉन्टिंग व्हाट इफ भी। ये साबित करती है कि एनिमेशन में कंट्रोवर्सी हमेशा शॉकिंग कंटेंट की वजह से नहीं होती, बल्कि कभी कभी एक आर्टिस्ट की रूह के तबाह होने की कहानी होती है। नंबर 3, साउथ पार्क, बिगर, लॉन्गर एंड अनकट। साउथ पार्क बिगर, लॉन्गर एंड अनकट थिएटर्स में रिलीज हुई तो ये बिल्कुल ऐसा था जैसे फैमिली फ्रेंडली एनिमेशन के दिल में सीधा मोलोटोव कॉकटेल फेंका गया हो। ऑडियंस को एक म्यूजिकल कॉमेडी मिली जो प्रोफेनिटी, पॉलिटिकल सटायर और जानबूझकर ऑफेंसिव ह्यूमर से भरी हुई थी। क्रिटिक्स ने इसे एक साथ ब्रिलियंट और हॉरिफाइंग कहा। ऐसी एनिमेटेड फिल्म जो खुशी खुशी हर उस पूल को जाला देती है जिसे वो क्रॉस करती है, जिसके बाद नेशनल आउटरीच, सेंसरशिप कैंपेन्स और आखिरकार यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा के दरमियान जंग शुरू हो जाती है। और यह दिखाया गया कि एक सपोजली फ्री सोसाइटी में सेंसरशिप कितनी बेमानी हो सकती है। कंट्रोवर्सी बहुत जल्दी फैल गई। रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस ने इसे
ब्लास्फेमी कहकर कंडेम किया। स्कूल्स ने पेरेंट्स को वार्न किया कि अपने बच्चों को इसके करीब भी न आने दें। कुछ थिएटर्स ने तो बैकलैश के डर से इसे दिखाने से भी इनकार कर दिया, लेकिन फैंस, टीनेजर्स, कॉलेज स्टूडेंट्स और यंग एडल्ट्स यह देखने के लिए उम्र पर आए कि इसमें ऐसा क्या है। ब्लेम कनाडा के लिए जो पेरेंट्स के पैनिक का एंथम बन गया था, आज ये अपने दौर की एक मिसाल भी है और आउटरीच कल्चर के लिए एक पहले से वार्निंग भी। इसने साबित किया कि एनिमेशन को शार्प पॉलिटिकल सटायर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, जो ऑडियंस को ये सोचने पर मजबूर करता है, क्या हम जोक पर हंस रहे हैं या हम खुद जोक हैं। नंबर 4, बीविस एंड बटहेड डू अमेरिका 1996। जब 1996 में इसका फिल्म एडेप्टेशन बीविस एंड बटहेड डू अमेरिका रिलीज हुआ तो हंगामा और तेज हो गया। फिल्म में यह बेवकूफ़ दुओ अपनी चोरी हुई टेलीविज़न की तलाश में क्रॉस कंट्री सफ़र पर निकाल पड़ते हैं। सरफेस पर यह क्रूड स्लैपस्टिक है, लेकिन अंदर ही अंदर क्रिटिक्स ने इसमें कंज्यूमरिज्म, बेहिसी और मॉडर्न कल्चर की खोखलापन पर कमेंट्री देखी। फिल्म की PG-13 रेटिंग ने भी कंट्रोवर्सी को और हवा दी, क्योंकि वॉचडॉग ग्रुप्स का कहना था कि यह इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है। बिहाइंड द सीन्स पैरामाउंट और MTV ने रिएक्शन के लिए तैयारी कर ली थी। सेंसरशिप बोर्ड्स ने हर जोक को घूर से देखा, कुछ गैग्स को कट या सॉफ्टन किया गया, लेकिन डायरेक्टर माइक जज अपनी बात पर कायम रहा और उसने इंश्योर किया कि फिल्म अपनी इरेवरेंट एज बरकरार रखे। बॉक्स ऑफिस ने उसे रिवॉर्ड दिया। बीविस एंड बटहेड डू अमेरिका ने $7 मिलियन से ज़्यादा कमाई की। आज के दौर में ये फिल्म एक अजीब जगह पर खड़ी है। ये एक लो ब्राउ कॉमेडी भी है जो 90s की मीडिया इन्फ्लुएंस, मॉरल डिक्लाइन और जनरेशनल रिबेलियन के खौफ को कैप्चर करती है। हर सूरत में इसने वालिदैन को सिर्फ अपनी क्रूड कॉमेडी से नहीं, बल्कि इस अनकंफर्टेबल सोच से भी शॉक किया कि शायद असल मजाक सोसाइटी पर ही हो रहा है। नंबर 5, हेवी मेटल 2000। हेवी मेटल 2000 ऐसी फिल्म जो अपने प्रेडिसेसर का DNA लेकर आई, लेकिन एक ऐसे दौर में रिलीज हुई जहां पेरेंट्स ज़्यादा माफ़ करने के मूड में नहीं थे। ये फिल्म पूरे लेट 90s में प्रोड्यूस हुई थी और इसकी लेगेसी उस दौर के एडल्ट एनिमेशन के एक्सपेरिमेंटल पुश से जुड़ी हुई है। एक एलियन आर्टिफैक्ट के असर में आकर इमॉर्टैलिटी का दीवाना हो जाता है और तबाही का एक सिलसिला चला देता है। फिल्म एक सरियल यूनिवर्स में ले जाती है जो ग्रोटेस्क एलियंस, ब्रूटल बैटल्स और ऐसी इमेजरी से भरा हुआ है जो बिना किसी माफ़ी के सिर्फ मैच्योर ऑडियंस के लिए डिज़ाइन की गई थी। प्रिंसेस मोनोनोक के बारे में जो वायलेंस को मोरल डेप्थ एक्सप्लोर करने के लिए यूज़ करती है, हैवी मेटल 2000 पर इल्ज़ाम लगाया गया कि यह बिना किसी गहरी मैसेज के सिर्फ केओस का मज़ा लेती है। कंप्लेंट्स की बारिश हो गई, खास तौर पर उन फैमिलीज़ की तरफ से जिन्होंने गलती से इसे रेंट कर लिया, ये समझ करके ये सिर्फ एक कार्टून है। क्रिएटिव टीम ने पहली फिल्म की कल्ट रेप्यूटेशन और 90s के एनिमेशन बूम की मेन स्ट्रीम एक्सपेक्टेशंस के दरमियान बैलेंस करने की कोशिश की। बड़ी थिएटर्स ने इसे अवॉइड किया, जिसकी वजह से ये लिमिटेड स्क्रीनिंग्स और होम वीडियो तक महदूद हो गई। वक्त के साथ इस फिल्म ने अपनी लॉयल कल्ट ऑडियंस बना ली। ओरिजिनल के फैंस ने इसकी हेवी मेटल एस्थेटिक्स, लाउड, एग्रेसिव और शॉकिंग को सराहा। ये थीं वो एनिमेटेड फिल्म्स जो सिर्फ कार्टून्स नहीं, बल्कि बोल्ड और शॉकिंग एक्सपीरियंसेस थीं। आपका क्या ख्याल है? क्या एनिमेशन को इतना डार्क होना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी और इंटरेस्टिंग कंटेंट मिस न करें।